नमस्कार। एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग के ये लेक्चर में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई देती है तो आप मुझे चैट में यस लिख दीजिए। मेरा चेहरा अगर दिखाई देता तो मैं बंद करता हूँ मेरा कैमरा। जय माता जी बापू, अवाज आवे छे तो चैट में यस लखो। नमस्कार, सभी का स्वागत है एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग के लेक्चर में। अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई देती है तो यस लिखिए चैट में। ओके। तो पिछली बार हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सोचा था। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है और कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कुछ टर्मिनोलॉजी जो कॉन्ट्रैक्ट में आती है उसको भी समझने का प्रयास किया था। और उसके बाद भी एडवांटेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें समझना है। लेकिन फिर भी थोड़ा मैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में फिर से बता देता हूँ ब्रीफ में कि क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसके लिए मैंने दूसरी स्लाइड भी मैंने ढूंढ के रखी है अभी। तो कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको ताज्जुब होगा कि लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट अंग्रेजों के ज़माने का चल रहा है। 1872 में बना है और वही अभी चल रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा था क्या है कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें ये मैं लीगली थोड़ा दिखा रहा हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट 1872 में लिखा था उसमें सेक्शन 2H में लिखा है कि दो पार्टियों के बीच में जो एग्रीमेंट है जिसको हम कायदे से उसको बंधन करता बना सकते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्रीमेंट क्या है तो कि कोई भी हम अगर किसी को वचन देते हैं या ज़्यादा वचन देते हैं कि मैं ये काम कर दूंगा एक दूसरे के शर्तों के अनुसार, तो उसको हम एग्रीमेंट या करार बोलते हैं। उसमें भी प्रॉमिस लिखा है। प्रॉमिस क्या होता है तो जब भी हम किसी को अपने तरफ से कोई प्रपोजल देते हैं और दूसरे को जो प्रपोजल मिलती है उसको अगर वो अच्छी लगती है और वो जो स्वीकार करता है, तो जो प्रपोजल हमने दी है कि ये मैं इतने समय में ये काम कर दूंगा उसको हम प्रॉमिस बोलेंगे। ये प्रॉमिस है, उसको किसी कंसिडरेशन के हिसाब से दे उसको एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट को अगर कायदे से लागू करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसके हिसाब से कुछ ऑफर भी होती है। ये हमें जाना नहीं है क्योंकि ये वो लीगल वाली बात, वकीलों की बात हो जाएगी, हमें उस काम की नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का एक ओवरऑल पिक्चर हमें ध्यान में आना चाहिए कि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रकार का एग्रीमेंट जैसे मैंने अभी बताया, लेकिन जो भी एग्रीमेंट हमारे बीच में है वो कायदे के दायरे में है। अगर लीगल ऑब्लिगेशन में आता है तो उसका जो पोर्शन बनता है उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मतलब सभी कायदा है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सभी एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन जो भी एग्रीमेंट कायदे से हमें उसका पालन करना ही है वो एग्रीमेंट का, उसी को कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सब एग्रीमेंट ही है, लेकिन सभी एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो ये हमने डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद कुछ हमें टाइप्स भी देखे थे, ठीक है, और ये टर्मिनोलॉजी भी देखी थी, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। एक बार आप जरा देख लीजिए, ये नाम 9 चीज है, मैं बताता हूँ। एक चीज होती है ऑफर, जो काम करने वाला देता है। एक्सेप्टेंस, जो काम कराने वाला कहता है, ठीक है ना। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब दोनों की इच्छा होनी चाहिए कि हम जो मैं ऑफर देता हूं और सामने वाला एक्सेप्ट करता है उसको हम कायदे के दायरे में बांधते हैं, चलो बंधन बनाते हैं। तो वो भी दोनों की इंटेंशन होना चाहिए, सर्वसहमति होनी चाहिए, कंसेंसस। हर एक चीज में दोनों की एग्रीमेंट होनी चाहिए, ये बराबर है। तो ये सब भी हमें पिछली बार थोड़ा देखा था। सब कुछ सभी टर्मिनोलॉजी हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं जाता नहीं हूँ इसके दायरे में। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के प्रकार भी हमने देखे थे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पिछली बार मैंने जो दिखाया था
टर्न की कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फुल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये भी बताया था मैंने। पीस रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक इसी तरह से कुछ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड नहीं हो सकते। तो इसमें प्रकार है एब्सोल्यूट, कंटीजेंट, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड। इसकी भी डेफिनेशन है। एक बात बता दूं कि बहुत ही डिफिकल्ट पेपर निकलता है तभी ऐसी चीज पूछी जाती है, वरना नॉर्मल पेपर में ऐसी चीज पूछते नहीं है। तो इस बार कोरोना है इसलिए इतनी टफ चीज पूछी नहीं जाएगी, फिर भी आपको थोड़ा मतलब मालूम होना चाहिए। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो इफ ऑल द कंडीशन आर फुलफिल्ड इट इज कॉल्ड एज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब दो पार्टी एक दूसरे का साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और जितनी भी शर्तें रखी है वो शर्तें उसमें पूरी होती है। जैसा मैं बोलूँगा कि मेरे यहाँ शादी है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैटरर बोलता है मैं आ जाऊँगा, मैं मेरे साथ में परोसने वाले लेके आ जाऊँगा, 10 परोसने वाले होंगे, और बाद में आया 10 के बदले 8 को लेके आ गया, मैं क्या करूँगा? तो फिर भी काम तो चल जाता है, शादी खत्म भी हो जाती है, किसी को परेशानी भी नहीं होती है, सिर्फ मैं जानता हूँ कि 8 आदमी थे। तो ये सभी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, तो मतलब उसमें कुछ हमने बाधा डाल दी है, फिर भी काम हो जाता है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सभी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। बाद में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब इन ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ एन इवेंट इज कोलैटरल एंड डजंट हैपन। मतलब एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, शर्ती होता है। तो समझो कि भाई बारिश गिरेगी तो तालपत्री आपको देनी पड़ेगी, तो मतलब बारिश नहीं गिरी तो तालपत्री नहीं दी है तो तकलीफ नहीं है। समझो शादी रखी है और बोलेंगे कि समझो कि 100 से ज़्यादा मेहमान आएंगे तो मैं सबको शरबत लिमिटेड दूंगा, 100 से कम आएंगे तो सबको 2-2 गिलास दूंगा, तो वो शर्ती हो जाता है, जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब वो आप लिख के या बोल के करते हैं, लेकिन अगर लिख के और बोल के किसी हिसाब से नहीं होता है, आंखों आंखों में ही बात हो जाती है, उसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स आर नाइदर इन राइटिंग और नॉर इन ओरल, सिर्फ इशारों इशारों में ही बात होती है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं कुछ, इसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। इसके बाद है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन, किसी शर्त के अधीन नहीं है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, तब उसको एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसमें कोई दूसरी, समझो कि बाढ़ आ जाएगी तो ये हो जाएगा, भूकंप हो जाएगी तो ये हो जाएगा, ऐसी कोई भी शर्त नहीं है, किसी भी हालत नहीं है मैं पूरा करूंगा, तो ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे बोलते हैं ना कबूल है, इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये एब्सोल्यूट। इसके बाद इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इलीगल होता है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये कहीं आप कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, उसको कभी भी हम निकाल सकते, बोल सकते हैं कि ये नहीं चलेगा मेरे वहां। वॉइड मतलब शून्य हो जाता है वो, मतलब इन ए कॉन्ट्रैक्ट इफ एनी वन कंडीशन इज नॉट फुलफिल इज अ वॉइड, इन एग्रीमेंट विच इज नॉट वैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरू से ही वो फालतू चीज होती है। समझो हम बोलेंगे भाई मुझे एक दुकान में से मैं कॉन्ट्रैक्ट करता था, मुझे मेरे बच्चों को बॉल पेन देनी है, सबकी वो बॉल पेन अच्छी सी गिफ्ट में देनी है, बोलेगा चलो मैं सप्लाई कर दूंगा, कितने बच्चे हैं, बोलेगा 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे के लिए मैंने पेन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ, ठीक है। लेकिन मैं सबसे पहले बोलता हूँ चाइनीज नहीं होनी चाहिए, मेड इन चाइना, क्योंकि हम चाइना का बहिष्कार करते हैं, कितनी भी अच्छी क्यों ना दे, सस्ती दे क्यों ना दे, फिर भी वो होता है कि चाइना का देता है, तो द एग्रीमेंट विच इज नॉट वैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले से ही चला गलती कर दी, तो वो मैं बोल दूंगा भाई मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा, मुझे तेरी पेन नहीं चाहिए, तू चला जा। तो इस हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसे इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है, कभी कभी वॉइड बन भी जाते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें भी होती है। तो मैं इसके डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बड़ा प्रेजेंटेशन है, लेकिन एग्जीक्यूटेबल कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसके भी सभी की डेफिनेशन है। देखिए एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, in a contract where both the parties have performed their obligation there is remaining nothing to perform, मतलब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जैसा मैंने कहा था मैं कर दूंगा उसी हिसाब से मैंने काम किया है, और उसने कहा था कि मैं तो आप काम करोगे तो पेमेंट दे दूंगा, और उसने पेमेंट पे दे दिया है, तो दोनों पार्टी का काम हो गया है, एक ने काम कर दिया है दूसरे ने पैसा दे दिया है, तो उसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं।
दूसरी है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोनों पार्टी ने बोला हम काम करेंगे लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है या पैसे भी नहीं दिए हैं, बीच में पेंडिंग है, उसको एग्जीक्यूटरी कहते हैं। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या है, एक पार्टी ने काम कर दिया है लेकिन दूसरी पार्टी ने काम अभी किया ही नहीं है। जैसे मैंने किसी को पैसे दे दिए कि भाई मेरे घर पे एक अच्छा सा टीवी भेज देना, मैं पैसे दे देता हूं, तो मैंने पैसे दे दिए लेकिन अभी घर पे टीवी आया नहीं है, तो ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे एक श्रद्धा रखनी पड़ती है। जैसे अभी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं हम किसी को, ये चीज मंगवाते हैं अमेजोन पे, तो यूनिलैटरल हमने पैसे दे दिए, समझो बाद में उसने आइटम नहीं दी तो तकलीफ हो सकती है, लेकिन अभी तक एक ही पार्टी ने काम किया है। कभी कभी ये भी होता है कि उसने मुझे आइटम दे दी है, समझो मैं किसी किसान को बोलता हूँ कि मुझे गेहूं चाहिए, तो बोला कि सर भेज देंगे और क्या है, तो मेरी दुकान पे वो एक ट्रैक्टर भर के भेज देता है, तो उसने अपना माल सप्लाई कर दिया लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया, तो भी ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो मटेरियल सप्लाई के बारे में ये बात है, मतलब किसी भी चीज में आप काम करते हो और बाद में आपको पेमेंट मिलता है तो यूनिलैटरल है। दोनों पार्टी का जब काम खत्म हो जाता है तभी उसको एग्जीक्यूटिव बोलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता हूं, इतना ही अपने लिए काफी है। अभी मैं आपको एक दूसरी चीज दिखाता हूं। एक यहां मैंने एक टेंडर कॉन्ट्रैक्ट का सैंपल रखा है, तो ये जो सैंपल है ये बहुत पुराना है, गवर्नमेंट का है, और ये गवर्नमेंट का जो टेंडर है उसको हम थोड़ा स्टडी करेंगे। ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस इम्फाल, वहां से आया है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस इम्फाल। 13 जुलाई को उसने निकाला है। जिस भी पार्टी उसको देगा, ये देखिए सर, मैं भारत के प्रेसिडेंट के हिसाब से मैं आपका इनवाइट यू टेंडर ऑनलाइन बीड ऑफ सप्लाई ऑफ द स्टोर डिटेल इज इन द शेड्यूल। जैसे शेड्यूल है, शेड्यूल मतलब एक पीछे आपका एक पूरा चार्ट होता है, टेबल होता है, इसमें सीरियल नंबर, आइटम का नाम, कितनी चाहिए, कैसी स्पेसिफिकेशन की चाहिए, वो सब लिखा है। ऐसी मुझे वो सब चीजें चाहिए, इसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप मुझे दे सकते हैं। तो सरकार ये काम करवाना चाहती है, किससे काम करवाना चाहती है? सबसे, सबको ऑफर देगी, मुझे चाहिए, तो सब पार्टियां जिसको इंटरेस्ट है वो ले जाएगी, और बाद में सरकार को जो चाहिए वो उस भाव, कितने भाव में देगी उसका अपना ऑफर। ये क्या है? इन्विटेशन है। इन्विटेशन जो है वो पार्टी अपना ऑफर देगी कि मैं इतने में काम कर दूंगा। तो इसमें पूरा कंडीशन एक के बाद एक होता है। ये पूरा जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट है मैं आप अपलोड करके आपको दे दूंगा, बाद में स्टडी करना, लेकिन मैं अभी आपको ये सिर्फ समझा रहा हूं कि ये 24 पेज का है। आप देखेंगे यहां ऊपर लिखा है 24 पेज, 1 of 24। तो एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है जो इन्विटेशन के लिए भेजते हैं, वो बहुत ज्यादा पन्नों का होता है, 24 पेज नहीं, कभी कभी 250 पेज भी होते हैं। तो आप अगर कहीं भी एस्टिमेशन में जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो आपको यही काम करना है, और आपको एंटरप्रेन्योर भी बनना है। सीड में जो आप मरते हैं कि हमें उद्योग लगाना है, तो भी हम किसी का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो ऐसी चीजें पढ़ने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां लिखा है द अबव पैम्पलेट एंड लिस्ट ऑफ करेक्शन देयर टू कैन बी ऑब्टेन ऑन पेमेंट फ्रॉम द अंडर मेंशन ऑफिस। ये चीज आपको कहां से मिल जाएगी अगर आपको चाहिए तो टेंडर, तो कि ये जगह से मिल जाएगी, दिल्ली से, अहमदाबाद से, मुंबई से, बिहार से, मतलब पूरे भारत के लिए है, बराबर। और ये एक सिंपल उसका एक नोटिस का पेज है, वो लेटर ही है। उसके बाद यहां शुरू होता है ये पूरा शेड्यूल, शेड्यूल टू टेंडर। ठीक है, एक के बाद देखो उसको क्या चाहिए, तो LLINS मॉस्क्यूटो नेट, खाकी कलर की चाहिए। ठीक है, ये जो रेकमेंड करती है ये पार्टी, और मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। मतलब ये एक्ट के अंदर जिसने रजिस्टर किया है वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसको एक मच्छर जाली चाहिए, इसकी कितनी चाहिए, तो वो लिखा है 2333 नंबर। तो अगर आपको ये टेंडर चाहिए तो 100 रुपये में उसका टेंडर मिलेगा। मतलब इसका जो डॉक्यूमेंट खरीदना है आपको
स्टडी करने के लिए तो अभी 100 रुपये में देगी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जैसे टेंडर जेरोक्स तो कहीं भी पढ़ लेंगे। और बाद में अगर आपको ये काम करना है तो ये सप्लाई करने से पहले आपको 70,000 रुपये EMD के हिसाब से, EMD का मतलब है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, मुझे आप काम देंगे लेकिन मैं आपको पहले 70,000 रुपये दे दूंगा गवर्नमेंट को कि मैं जेन्युइन पार्टी हूँ, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला तो मैं काम करूंगा और नहीं मिला तो आप मुझे ये पैसे वापस कर देना। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि मेरे और आपके जैसे लोग खामखा 100 रुपये का टेंडर लेके 2333 मच्छर जाली मैं आपको एक का 10 रुपये 23,000 रुपये में दे दूंगा, ऐसा फालतू टेंडर डालेगा तो गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी और उसका टाइम बर्बाद होता है उसमें। तो वो बोलते हैं कि आपके पास फालतू के 70,000 रुपये हैं, मुझे दे दीजिए, फालतू के हैं या नहीं वो बात नहीं है, लेकिन आप अर्नेस्ट है, आप प्रामाणिक है, आप जेन्युइन पार्टी है, आप जो हमें ऑफर दे रहे हैं वो हमें मूर्ख बनाने के लिए नहीं दे रहा है, इसके लिए वो 70,000 जमा करने होता है। और जब भी हम हमारा ऑफर गवर्नमेंट को देते हैं टेंडर भर के, उस वक्त अगर उसमें उसको अप्रामाणिकता दिखाई देती है कि हमने कुछ गलतियां की हैं जो जानबूझकर की है, अनजाने में जो गलतियां होती है वो अप्रामाणिकता नहीं है, वो गलतियां, लेकिन जो जानबूझकर की जाती है वो अप्रामाणिकता है, किसी को मूर्ख बनाने का प्रयास है, ऐसा पता चलता है तो उसके 70,000 रुपया गवर्नमेंट जब्त कर लेती है और वो पार्टी को बैन कर देती है कि उसको कभी भी कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले। तो जो पार्टी बैन है उसका भी लिस्ट इंटरनेट पे मिल जाएगा कि विचार द बैन पार्टी, जो चीटिंग करती है, इसी कौन कौन सी पार्टी है उसका नाम आ जाएगा। जैसे अभी अभी गवर्नमेंट ने टिकटॉक जैसी ऐप बैन की, उसके बाद कल भी कुछ बैन कर दी। क्यों बैन कर दी? क्योंकि आपको मूर्ख बनाते हैं, आपको बोलते हैं कि हम आपके साथ कुछ हल्के फुल्के वीडियो बनाएंगे और आपको एंटरटेनमेंट कराएंगे, लेकिन उसी माध्यम से वो लोग हमारे देश के अलग अलग लोकेशन की जासूसी करते हैं, कौन सी जगह पे कौन सी बात हो रही है वो हम सो जाते हैं तब भी वो चालू होता है, उसमें कहीं भी सेंसिटिव बात होती है, कोई आर्मी ऑफिसर का लड़का खेलता है या और कुछ भी चीज है, तो उससे गवर्नमेंट को पता चला कि ये जो कंडीशन है उसको वॉइड कर रहा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट उसको बैन कर देती है। बैन करने से पहले हमारे पास प्रूफ होने चाहिए, ठीक है। तो ये किया हो गया। उसमें सप्लाई में कंडीशंस होती है, टर्म्स एंड कंडीशन। तो टर्म्स और कंडीशंस कितनी होगी है? एक प्राइस की कंडीशन है, पेमेंट की टर्म है, वैलिडिटी की है, सैंपल की है, एडवांस सैंपल की है, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन है, डिलीवरी पीरियड का इंस्ट्रक्शन है, लिक्विडेशन क्लासेस है, मैन्युफैक्चरर का डिटेल है, और EMD जो 70,000 रुपये वो आपको कैसे डालने हैं, कौन सी बैंक में डालना है, वो भी पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है। और इसके बाद परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वो कैसी रहेगी, उसकी सिक्योरिटी के बारे में क्लॉजेस हैं, टॉलरेंस क्लॉजेस हैं, हम कहाँ किस किस बात की छूट छाट रखेंगे, और टू बिड सिस्टम वो भी मैं बताता हूँ भी क्या है, ठीक है। टर्म्स फॉर टेंडर कॉन्ट्रैक्ट, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो ये मैंने आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ, अभी तो 7वें पेज पे ही पहुंचे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन भी इतनी होती है। आप देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब है कि हमें अगर कहीं भी उद्योग करना है तो ऐसे ही धंधा नहीं चलता, ऐसे ही पैसे घर पे नहीं आते, हमें नॉलेज लेनी पड़ती है, हमें डिजाइनिंग सीखनी पड़ती है, हमें प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है, लेकिन साथ साथ में हमें ये लीगल मैटर भी सीखनी पड़ती है, टेंडरिंग सीखना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं और उसमें क्या क्या शर्तें होती है वो सीखना पड़ता है, और हम में वो कैपेसिटी है, इसलिए तो हम डिप्लोमा कर रहे हैं। तो अभी मैं मेरे एक दूसरे प्रेजेंटेशन में जाता हूँ, उसके बाद में ये आगे के पेज भी दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब क्योंकि ये सब पूरा आपको ये समझ में नहीं आ सकता है, इसके लिए मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो पिछली बार जो हमने पढ़ा था उसकी स्लाइड पहले आएगी, ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे, मैंने पढ़ाया सर लास्ट टाइम, वी शो ऑल दिस थिंग। अभी हमने एक सैंपल देखा, उसी सैंपल के हिसाब से अभी हम जाएंगे। ये भी मैंने पिछले टाइम बताया था और यहाँ मैंने खत्म किया था। एडवांटेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये पहले ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या फायदे हैं, वो डिस्कस करना क्यों जरूरी है, वैसे आपको मालूम ही है क्या क्या फायदे हैं, फिर भी मैं थोड़ा इसलिए बता देता हूँ। एग्जाम में वो 4 मार्क में पूछते हैं, स्टेट द
एडवांटेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप 8 एडवांटेजेस लिखेंगे, आपको 4 मार्क पूरे मिल जाते हैं। तो पहला फायदा यह है, कॉन्ट्रैक्ट से काम कराने से हमें खुद को स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, ये पहला एडवांटेज है। दूसरी चीज क्या है, एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, बाद में अगर मार्केट में कोई भी प्रकार का प्राइस वेरिएशन होता है, उसकी इफेक्ट आपको नहीं होती है। अगर कम भी हो गया तो अभी आपको नुकसान है, ज्यादा हो गया तो आपको फायदा है। जैसे आपको अभी पता है कि बीच में पेट्रोल का भाव एकदम नीचे हो गया था, तो भारत की सरकार ने बहुत ही पेट्रोल खरीद के रखा है। अभी कितना भी बढ़ गया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने पूरे के पूरे हजारों एकड़ के जो फार्म हैं वो पूरे के अंडरग्राउंड टैंक भर के रखे हैं। तो भारत सरकार को अभी पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे इंटरनेशनल मार्केट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसका फायदा वो इस हिसाब से लेंगे कि वहाँ भाव बढ़ा है इसलिए हम यहाँ भाव बढ़ा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये भी एक फायदा है कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद कोई भी प्राइस वेरिएशन की इफेक्ट नहीं होती है। तीसरी बात यह है कि हमें जो काम नहीं आता उसमें हम एक्सपर्ट को रोक सकते हैं यहाँ हमारे काम के लिए, ये भी एक फायदा है। चौथा काम ये भी है कि हम जो काम करवाना चाहते हैं उस काम करने के लिए काफ़ी पार्टियां तैयार हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन होती है, इसलिए हमें कम खर्चे में काम कराने वाला आदमी मिल जाता है, यह भी एक फायदा है। पांचवा फायदा एक ये भी है कि हम निश्चित समय वो काम खत्म करवा सकते हैं। हम खुद काम हाथ में लेते हैं तो दूसरे कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्लिगेशन आ जाता है, कहीं शादी आ जाती है, कोई मर जाता है तो बाद में चलो कल करेंगे परसों करेंगे, ऐसा सब खत्म ही नहीं होता। लेकिन आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो, अगर पैसा देना है तो उसको बोलना है कि इतने दिन में खत्म होगा तो ही पैसा मिलेगा, वरना पैसा नहीं मिलेगा या कम कर दूंगा। तो उस कंडीशन के हिसाब से आप जल्दी और निश्चित समय पे आप काम खत्म करवा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट से। बहुत ही बढ़िया एडवांटेज ये है कि हम जो भी स्पेसिफिकेशन बोलते हैं उसी हिसाब से काम हो सकता है। हमने बोला है कि हम जो मेरा बेरिंग है वो इस स्पेसिफिकेशन में ये डायमेंशन का होना चाहिए, उसकी आउटर डायमीटर इतनी और इनर डायमीटर इतनी होनी चाहिए, या मेरे गियर बॉक्स है उसकी मैक्सिमम स्पीड इतनी और मिनिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए, और ऐसे मुझे 500 गियर बॉक्स चाहिए। तो सभी स्पेसिफिकेशन से हिसाब से वो काम पूरा हो जाएगा। हम कुछ करेंगे और रह गया तो उसमें चलो चला लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। जैसे आपको भी बता दूं कि स्पेसिफिकेशन कैसे लिखना है वो भी ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो बाद में देखेंगे। दूसरी बात ये क्या है कि हमारा रिस्क कम हो जाता है। हमारा रिस्क सिर्फ पैसा देना रह जाता है, बाकी कोई रिस्क हमारा नहीं है। काम खत्म करना है मतलब उसमें कहीं कोई भी परिस्थितियां आती हैं तो अगर उसको वक्त कम पड़ता है तो वो दूसरे आदमियों को भी रोक के उसको काम खत्म करवा देगा, तो हमारा रिस्क कम होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम अगर हम करना चाहें तो हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट में हमें क्या करना है, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है तो हम उसको बोलेंगे भाई जो काम कर दे, तो काम करने के बाद ही पैसा देना है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है। तो ये अलग अलग एडवांटेजेस है, इसीलिए हमें कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए और हमें कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए लेने चाहिए। एक बात याद रखिए, हम कॉन्ट्रैक्ट देने वाले लोग नहीं बनेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले बनेंगे। इसलिए हमें स्पेसिफिकेशन कैसे बनाना, जल्दी काम कैसे खत्म करना, कौन कौन से रिस्क रहते हैं और कंपटीशन में कम खर्चे में उसको कैसे हराना है, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसीलिए क्या होता है कि जब भी कोई पार्टी हमें काम देगी तो कुछ शर्तें रखेंगे, तो वो शर्तें कौन से प्रकार की होती हैं। ठीक है, प्रोविजन ऑफ डिफरेंट कंडीशंस। जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि कच्छ से लेके कंडला तक एक बहुत ही अच्छा 6 ट्रैक हाईवे बनाना है। तो 6 ट्रैक हाईवे है, गवर्नमेंट बनाना चाहती है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो क्या क्या शर्तें रखेंगी। तो सबसे पहले तो उसका नक्शा देगी, जमीन कहाँ है वो दिखा देगी, स्पेसिफिकेशन देगी, इतने लेयर का होना चाहिए, इतने चौड़ाई होनी चाहिए, ऐसा माल यूज़ करना चाहिए और इतने दिन में हो जाना चाहिए, इसमें इससे मजदूर होने नहीं चाहिए, बाल मजदूरों को नहीं रखना है, आप 24 घंटे काम कर सकते हैं, सब शर्तें देंगे। लेकिन उसमें बाद में हम अगर कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करते हैं तो सरकार हमारे पैसे कब काटेगी, तो उसकी प्रोविज़न सरकार रखती है कॉन्ट्रैक्ट में। तो जो प्रोविज़न है, जो शर्तें हैं,
वो पहली शर्त है बैड वर्कमैनशिप। जब भी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम नहीं होता है, मतलब अगर मटेरियल बहुत खराब है या कोई हमारा कारीगर बेकार आ गया है, हमें पता नहीं होता है क्योंकि हम भी कॉन्ट्रैक्ट लेके आदमियों से ही काम करवाते हैं, तो कभी कभी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। तो हमारा जो काम, उसका इंस्पेक्शन, वो पार्टी इंस्पेक्शन करने आती है और उसको लगता है कि मेरे स्पेसिफिकेशन से नहीं आपका वर्कमैनशिप पुअर है, गुजराती में क्या है, नबड़ू कौशल्य, तो हमारा पैसा काट लेगी। तो मतलब ये कंडीशन रखेंगे, तो आपको बोला कि नहीं मैं अच्छा सा ही वर्कमैनशिप करूंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है डिले इन एग्जीक्यूशन, काम કરવામાં થતો વિલંબ। कोई भी काम है वो डिले नहीं होना चाहिए। जो भी आपको सुविधा चाहिए वो पहले से मांग लेना है। आपको कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले वहां देख लेना है जगह कैसी है, आदमी कैसे है, लोकेलिटी कैसी है, लोग कैसी है, ये सब कुछ देख के आपको बोलना है कि ये काम मुझे मंजूर है। लेकिन आपने एक बार बोल दिया कि मैं ये काम इतने दिन में कर दूंगा, 4 महीने में, 8 महीने में, तो आपको ये काम खत्म ही करना है। और दूसरी बात ये भी है कि समझो कि किसी को काम बोला है कि 8 महीने में कर दूंगा और वो 6 महीने तक नहीं करता है, बाद में बोले सर अभी 8 महीना कहाँ हुआ है, तो ऐसे भी नहीं चलता है। काम शुरू करने के बाद 8 महीने में होता है, उसका मतलब उसको 2-3 दिन में शुरू कर देना है। वो बोला कि 1 महीने बाद करेंगे, बाद में फटाफट कर लेंगे, तो ऐसे नहीं चलता है। तो शुरू करने में भी अगर विलंब होता है तो भी डिले माना जाता है। मतलब डिले इन नॉट ओनली कंप्लीशन, डिले इन एग्जीक्यूशन। आप शुरू कब करते हो और काम करने में क्या क्या कौन कौन से दिन आते हो, कितनी छुट्टियां रखते हो, ये सब उसमें प्रोविजन रखते हैं। तो उसमें भी कुछ वो पनिशमेंट रखते हैं कि अगर आपको मैं पूरे एक दिन का 1 लाख रुपया दे रहा हूँ और आपने अगर उस दिन काम नहीं किया तो पूरा काम का मैं इतना परसेंटेज पैसा नहीं दूंगा, ठीक है। उसको पेनल्टी बोलते हैं, वो पेनल्टी लगती है। तो डिले इन एग्जीक्यूशन ये भी एक कंडीशन है। इसके बाद स्लो प्रोग्रेस ऑफ वर्क। उसने काम शुरू कर दिया, हमने कहा हाँ बहुत अच्छा है, जेसीबी भी आ गए हैं, खुदाई भी हो रही है और अपने को लगता है बहुत बढ़िया है। लेकिन जो इंजीनियर है उनको ही पता चलेगा कि ये सिर्फ दिखावा है। यहाँ सर जेसीबी उसने खड़े करके रखे हैं, 2-3 में तो बेरिंग चला गया, 2-3 का हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं करता है, या उसका रोल है उसके अंदर तकलीफ है, किसी में पंक्चर हो गया है, तो स्लो प्रोग्रेस हो चल रहा है। अगर कहीं भी जो काम है वो पूरे क्षमता के साथ नहीं होता है लंबे समय तक, तो भी पेनल्टी लगती है। तो स्लो प्रोग्रेस ऑफ वर्क की भी कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में रहती है। इसके बाद अबेंडनमेंट ऑफ वर्क। अबेंडनमेंट ऑफ वर्क क्या है? ये वो चीज है कि कामदार है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर है, वो काम छोड़ के चला जाता है, मुझे काम नहीं करना है, थोड़ा काम किया और बाद में बोल दिया कि अब से मैं नहीं आऊँगा, मुंह से बोल के चला गया। जैसे आपने देखा है कभी कभी अपना वो माधावर के बाजू में वो ओवर ब्रिज बन रहा था, अभी तक नहीं बना है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ के चला गया, पता नहीं क्यों चला गया, इसका कि पेमेंट का प्रॉब्लम था या जो भी है। तो उनका भी पेमेंट हम रोक सकते हैं। उसको समझो कि उसको 40 करोड़ का काम था, उसमें से उसने 20 करोड़ का काम किया और बाकी का 20 करोड़ का काम बाकी है, लेकिन उसको पेमेंट जो करना है वो पूरा का पूरा पेमेंट नहीं करेंगे। उन्हें काम पूरा नहीं किया इसलिए तुझे बाकी का पेमेंट भी नहीं मिलेगा, 20 करोड़ का भी नहीं मिलेगा। तो ये भी शर्तें होती क्या है, यू कैन नॉट अबेंडन द वर्क इन बिटवीन, आप काम छोड़ नहीं सकते, यू हैव टू कंप्लीट इट, ठीक है। इसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट है मटेरियल सप्लाई का। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट के प्रकार है, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट ये है कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक इसी तरह के मटेरियल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मटेरियल के लिए मैं कहाँ से मटेरियल लेके आऊँगा, मैं मटेरियल कहाँ स्टोर करूँगा, उसका रजिस्टर बनाऊँगा। अगर आप जब भी स्टॉक चेक करने आएंगे तो वहाँ उतनी होनी चाहिए थैलियाँ। समझो किसी कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत ही बड़ा बांध बांधने की एक कॉन्ट्रैक्ट रखा है, उसके लिए उसको 40,000 थैली सीमेंट चाहिए, तो उसके लिए एक साथ 40,000 की जगह नहीं होता, तो 2-2 हज़ार थैलियाँ आती रहती है, 2,000 खत्म हो जाती है तो बाद में दूसरी 2,000 आ जाती है स्टोर में। इस हिसाब से उसका हिसाब चलता रहता है।
तो जब भी पार्टी आके देखती है वहाँ, मैंने आज तक 4000 थैलियाँ सप्लाई की हैं, तो उसने कहाँ यूज़ की हैं, तो मटेरियल सप्लाई का उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। वैसे बोला कि कहाँ है तुम्हारी 4000 थैलियाँ, तो उसको दिखानी चाहिए, देखो मेरा स्टोर देख लो, यहाँ अभी 1500 थैलियाँ पड़ी है और 2500 का खर्च हो गया, मतलब कि कहाँ कंज्यूम की हैं, कब आपने यूज़ की है, उसका रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है। अगर आप नहीं दिखा सकते और आपने कहीं वारों वार बेच दी है या रिकॉर्ड भी नहीं रखा है, तो भी ये चलता नहीं। तो आपको जो मटेरियल सप्लाई होता है वो मटेरियल, उसका रिकॉर्ड और उसका स्टॉक व्यवस्थित रखना होता है, और एक्स्ट्रा मटेरियल बचता है तो वो भी वापस करने की कंडीशन होती है। अपना कैटरर जैसा नहीं कि समझो 200 लोगों की रसोई बनाई है, 150 है तो 50 लोगों की वो ले जाएगा, वो वहाँ दूसरी जगह बेचेगा और अपने पास से 200 का ही माल का पैसा लगा, ऐसा नहीं चलता। तो ये सब प्रोविजन करना होता है। और ये भी बता दूं कि आप भी छोटी छोटी कंडीशंस रखते हैं, कहीं भी बार्गेनिंग करने जाते हैं, तो ये आपको देखना है कि हम भी इसी हिसाब से अपनी शर्तें रखें, ठीक है। इसके बाद है मोड ऑफ पेमेंट, पैसे कैसे दोगे। मैं अभी अभी एक जगह गया था, मैंने पेट्रोल भरवाया, बाद में बोला यार ये कार्ड लो, तो बोलते हम कार्ड नहीं लेते। तो क्यों भाई, मेरे पास कैश तो नहीं है, क्योंकि मैं कार्ड नहीं लेता हूँ मेरे। तो मोड ऑफ पेमेंट, कैश में पैसा देना होगा, चेक में देना होगा, ड्राफ्ट में देना होगा, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, डेबिट कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा, क्रेडिट कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सब मोड ऑफ पेमेंट आपको देना है। दूसरी बात, पेमेंट कैसे करोगे, उसके साथ साथ कब करोगे, ये भी जरूरी है। जैसे अभी हमने देखा था कि सबसे पहले तो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, फिर भी मुझे 70,000 रुपये भरने हैं, तो मैंने क्या किया, मैं प्रामाणिक हूँ इसलिए मैं अर्नेस्ट हूँ, इसकी मैंने डिपॉजिट दे दी। बाद में जब भी मेरा काम शुरू होगा तो मैं काम करूँगा, मुझे पैसे मिलेंगे, काम करूँगा पैसे मिलेंगे। तो मैं काम करूँगा तो भी पैसे मिलेंगे या मुझे कुछ एडवांस पेमेंट मिलेंगे। कुछ लोग एडवांस पेमेंट मांगते हैं तो एडवांस देना पड़ता है, बाद में पेमेंट देते हैं उसमें कुछ लोग टैक्स काट लेते हैं, कुछ लोग टैक्स नहीं काटते हैं, कुछ लोग भाड़ा होता तो भाड़ा काटते हैं, कुछ लोग लाइट का पैसा काट लेते हैं। तो ये जो कुछ भी पेमेंट है वो पेमेंट में सब कुछ गिनना है, एक भी चीज़ बाकी रखनी नहीं है। किसी को चाय भी पिलानी है तो वो भी वहाँ लिखना है कि ये चाय भी पिलाई गई। आपको बता दूं मैंने कि आपको एक मैं सवाल पूछता हूँ, चलो ये मोड ऑफ पेमेंट आया इसलिए, अभी आप जानते हैं कि आप एस्टिमेशन सीखते हैं, आपको संघवी साहब ने सिखाया भी है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो एक पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि समझो कि आपके यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में आप सभी को गुजराती थाली खिलाते हैं, तो गेहूं का खर्च किस में आएगा, कौन सा खर्च है, चलो बोलो। ये मोड ऑफ पेमेंट के में मोड से, ऑफ पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट में समझा रहा हूं, इसमें ये अभी मेरा सवाल ये है कि आपके रेस्टोरेंट में जो आप खर्चा करते हैं गेहूं के पीछे, वो कौन सा खर्च है। गेहूं का खर्चा मटेरियल कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, मटेरियल कॉस्ट। ये कौन सा डायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट। क्यों इनडायरेक्ट क्यों है। डायरेक्ट सर हम गेहूं के पीछे भी खर्च करते हैं इसके लिए। लेकिन गेहूं आपके इनडायरेक्ट क्यों है, इनडायरेक्ट मटेरियल किसको बोलते हैं। तो डायरेक्ट लेते हैं ना सर गेहूं तो। ना वो बोल रहा है ना इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्यों है, वो यही पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट मटेरियल लेकिन जितने ग्राहक सर आपने आएंगे, तो ग्राहक सर आएगा वो गेहूं की रोटी खा जाएगा, मतलब वो डायरेक्ट मटेरियल ही है। सर आपने तो गेहूं के पीछे कहा था ना, उसमें आप सफाई करते हैं, गेहूं का ट्रांसपोर्ट खर्च करते हैं, वो तो इनडायरेक्ट हो जाएगा ना। मैं गेहूं का खर्च जितना भी हमें देना है, हमें तो वो ट्रांसपोर्ट करते हैं जो भी करते हैं, लेकिन खर्चा जो चढ़ता है वो गेहूं का ही है ना, वो किसी का तो नहीं है। हाँ सर। हाँ तो, सर। तो वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐसे नहीं लिखना है। गेहूं आपके वहां आता है वो सब मिला के ही भाव लेता है, ठीक है। वो तो मतलब डायरेक्ट मटेरियल एकदम सिंपल चीज है कि जो भी मटेरियल आपके ग्राहक के तक पहुंच जाता है आपके वहां से, वो डायरेक्ट है। जो मटेरियल आपके ग्राहक के वहां नहीं जाता है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। ये सिंपल डेफिनेशन है, मुझे पता नहीं आप कैसे सीखे हो, लेकिन ये एक सिंपल चीज है, ये समझने जैसी, कि आपका जो भी मटेरियल ग्राहक के पास चला जाता है किसी ना किसी फॉर्म में, वो डायरेक्ट मटेरियल है। जो भी मटेरियल ग्राहक के पास नहीं जाता है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो आपके रेस्टोरेंट में इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा है।
बता सकते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? खाना सर। खाना डायरेक्ट मटेरियल है सर। वैसे मटेरियल क्या सर होता है पता है? इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। थाली मटेरियल है कि नहीं है? इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। थाली है जो थाली हाँ। अपनी होटल में समझो थाली रखी, वो मटेरियल है कि नहीं है? हाँ सर मटेरियल है ना। तो यस सर मटेरियल है। नहीं, मटेरियल नहीं है। कौन सी थाली है? हमने समझो स्टील की थाली है तो मटेरियल नहीं है, डिस्पोजेबल थाली है तो मटेरियल है। ठीक है, समझा? यह समझाया है ना आपको सर ने? समझा मटेरियल क्या होता है? હેલો સર हाँ, સર અહીંયા મટીરિયલ કોસ્ટ ની વાત થાય છે કે મટીરિયલ ની વાત થાય છે? मटेरियल कॉस्ट बाद में करता हूँ मैं, पेमेंट में से मैं आपका बेसिक नॉलेज चेक कर रहा हूँ। कभी कभी मुझे क्या होता है कि मैं आपको बहुत हाई फंडा वाली चीज़ पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको लो लेवल का फंडा मालूम नहीं होता है, तो बाद में सब फालतू चला जाता है मेरा। ठीक है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी होटल आप चलाते हैं, जिसमें चावल है, गेहूँ है, वो डायरेक्ट मटेरियल है। क्यों डायरेक्ट मटेरियल है? कि वो कंज्यूम होके ग्राहक के पास जाता है, अलग कंज्यूम होने के लिए ग्राहक के पास जाता है। इट इज गोइंग टू द कस्टमर फॉर कंजम्पशन। तो अभी मेरा ये सवाल था कि आपके वहाँ जो भी थाली है, स्टील की थाली है या कांच की थाली है, वो मटेरियल है कि नहीं है? સર મટીરિયલ તો છે પણ ડાયરેક્ટ મટીરિયલ નથી. हेलो, दूसरा कौन बोलेगा? मटेरियल नहीं है ऐसा कहने वाला कोई है? थाली वो मटेरियल नहीं है ऐसा कहने वाला कौन है? चलो मैं थोड़ी देर ये मेरा प्रेजेंटेशन स्टॉप करता हूँ और ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट का कोई काम नहीं है यार। ईसीसी में मैं पीछे वाला चैप्टर पढ़ाता हूँ। ठीक है, एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग में क्या फ़र्क है वो तो आपने देख लिया है, वो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओके, बीच में एरोप्लेन आ गया था इसलिए मैंने स्टॉप किया। देखो एक बात समझ लो, जो भी मटेरियल है वो यूज हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, खर्च हो जाता है, वो रहता नहीं है। तो आप गेहूं है, तेल है, घी है, शक्कर है, जो कुछ भी चीज़ है वो आप भोजन बनाने में लगाते हैं और वो ग्राहक तक जाते हैं, इसलिए वो डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन आप बोलेंगे थाली है वो तो हमारे पास रहती है, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल, तो वो मटेरियल नहीं है। मटेरियल है उसको ख़त्म होना ही है। जो मटेरियल हमारे, जिसका कंजम्पशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कस्टमर, मतलब कस्टमर आते हैं उसी के हिसाब से वहाँ जाना है और वो खर्च कर लेता है। कस्टमर ज़्यादा आएंगे तो वो यूज़ करेंगे। तो ये सा जो भी मटेरियल है ग्राहक के कंजम्पशन में जाता है वो सब डायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? समझो, आप अपनी कल्पना शक्ति को विस्तार दीजिए। आप ऐसे ही सोचिए आप अंबानी जी हैं, आप रोज के 50 करोड़ कमाते हैं या 500 करोड़ कमाते हैं तो ही दिमाग चलेगा। आप ऐसे मत सोचिए। समझो आप एक ऑयल मिल चलाते हैं, आप सिंग तेल बेचते हैं, तो सिंग तेल में कौन सा डायरेक्ट मटेरियल है? आप सिंग लाते हैं, वो डायरेक्ट मटेरियल है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? कंजम्पशन होना जरूरी है। सर उसका डब्बा या फिर उसकी पैकेट इनडायरेक्ट मटेरियल. नहीं, इनडायरेक्ट मटेरियल तो जब ग्राहक को पहुंचाना, ग्राहक इनडायरेक्ट तक पहुंचाना। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या चीज़ है वही आपको मुझे बताना है। डायरेक्ट मटेरियल आप बोलते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल में काफ़ी लड़के समझते नहीं हो। मेरा सवाल तो बहुत ऊंचा था,
इसलिए मैंने सोचा कि आप हमारा सवाल ही नहीं समझोगे, इसलिए मैं एकदम बेसिक पे आ गया। मैं मोड ऑफ पेमेंट पे बात कर रहा था। कॉन्ट्रैक्ट है, कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मोड ऑफ पेमेंट, और उसमें इतनी शर्तें होती हैं कि आप अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आपके लाख रुपये का 12,000 करके आ जाओगे, 1200 हो जाएंगे, आप पैसे नहीं कमा पाओगे। जैसे मैंने कल आपको मनी कंट्रोल दिखाया था, आपको अगर समझ में नहीं आया वो कंडीशन, वो समझने में, तो आप शेयर बाजार में 500 रुपये लगाओगे, 500 का 400 ही होगा, 600 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप वो टर्म्स कंडीशन पढ़ते नहीं हो। तो वो पढ़ने से पहले मैं एकदम बेसिक चीज पूछ रहा हूं आपके, भाई इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल किसको कहते हैं? सर कोई मटेरियल जो पे हम कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्ट करते हैं। आप तो जो खुद ही मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमें मिलता है, मतलब हम कि दूसरे द्वारा हमको वो मटेरियल मिल रहा है। हम्म, मुझे अच्छा सा जवाब दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए यार। एक होटल चला रहे हैं हम, तो पैसा होगा। સર જે કન્ઝ્યુમ ન થાય એટલે જે कंज्यूम, કન્ઝ્યુમ ન કહી શકીએ આપણે कंज्यूम तो होता ही, मटेरियल है मतलब क्या है? मटेरियल क्या होता है? द मटेरियल इज आइटम विच इज कंज्यूम। आपके घर में कुछ चीजें, अरे मुझे लगता है मैं आपको एकदम फंडामेंटल बताऊं। आप अपने घर में रहते हैं, आपका पिताजी राशन लाते हैं, आपके लिए नाश्ता लाते हैं, वेफर लाते हैं, बिस्किट लाते हैं, बॉर्नविटा लाते हैं, ये सब मटेरियल है। लेकिन अगर वो आपके लिए एक टेप लाते हैं, टेलीविजन लाते हैं, तो वो मटेरियल नहीं है, वो इक्विपमेंट है। उसकी आयुष्य होती है 7 साल, 10 साल, 15 साल, इतने साल की। आपके घर पे भी कभी साइकिल होगी, 30 साल पुरानी साइकिल, वो मटेरियल नहीं है। जो आइटम वहां रहती है जिसका हम यूज करते हैं, वो मटेरियल नहीं माना जाता है, वो इक्विपमेंट माना जाता है। तो मटेरियल में हम जो घर में खाना खाने के लिए लाते हैं या कपड़े लाते हैं, कपड़े भी मटेरियल हैं, क्योंकि वो घिस जाता है और एक साल में फाट जाता है, हम उसका पोछा बना देते हैं बाद में, लेकिन इक्विपमेंट नहीं है वो। सॉरी। तो जो भी मटेरियल कस्टमर तक नहीं जाता है वो कौन सा है? तो थाली आपकी जाती है, लेकिन वो थाली इक्विपमेंट है। आपका प्राइमर्स, गैस का सिलेंडर, वो सब, या आपका चम्मच, आपकी चम्मच, चमची, झारो, तवीथो, ऑल यूटेंसिल्स आर इक्विपमेंट्स, मटेरियल नहीं है। तो आप अगर होटल चलाते हैं तो उसमें जो खाने की आइटम है वो डायरेक्ट मटेरियल है, और जो खाने की आइटम नहीं है, जैसे कि आपका गैस, आपका केरोसिन, आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपका हाथ धोने का, डिश धोने का पानी, ये जो कोई मटेरियल है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, जो कस्टमर तक नहीं जाता है। आप थाली धोने के लिए जो पानी यूज करते हैं ये मटेरियल है, पानी, लेकिन वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल नहीं है। और जो आप पानी पीने में देते हैं वो डायरेक्ट मटेरियल है। तो पानी दोनों प्रकार से देखा जाता है। आपको कोई पूछे, एक इंटरेस्टिंग वाइवा में गए हैं कि चलो भाई पानी है होटल में, वो डायरेक्ट मटेरियल है कि इनडायरेक्ट मटेरियल है, ऐसा आपको सवाल पूछा, तो वो टेढ़ा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन नहीं है। स्मार्ट लड़का, होशियार लड़का ही उसका आंसर सही दे पाता है। उसमें उसको क्या कहना है कि सर अगर हम पीने के लिए अपने कस्टमर को पानी देते हैं वो तो डायरेक्ट मटेरियल है, और अगर वो पानी हम अपने बर्तन साफ सफाई करने में यूज करते हैं तो पानी इनडायरेक्ट मटेरियल है। दिस इज द राइट आंसर, समझे? इसीलिए तो पूरी अकाउंटेंसी चलती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बैठा है? ये सब क्लासिफिकेशन करना आसान नहीं है। ठीक इसी तरह से डायरेक्ट लेबर कौन है? जो कस्टमर तक पहुंचाने में जो चीज बनानी है उसमें जो मजदूरी करता है वो डायरेक्ट लेबर है। लेकिन जो ऐसे मजदूर हैं जो अपनी प्रोडक्ट को छूते भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है क्या बन रहा है, ऐसे मजदूर भी कुछ होते हैं, तो वो इनडायरेक्ट लेबर है। जैसे कि आप अपने होटल में जो रसोईया रखते हैं, जो पनीर कोफ्ता बनाता है और मलाई कोफ्ता बनाता है, पनीर टिक्का मसाला बनाता है और नान बनाता है, जो खुद काम करता है, रसोई बनाता है, वो आपके डायरेक्ट लेबर है। जो कस्टमर के पास के जाके डिश कलेक्ट करता है टेबल पे जाके, वो भी डायरेक्ट लेबर है, क्योंकि उसका डायरेक्ट कस्टमर से रिलेशन है। जितने कस्टमर आए उसके हिसाब से उसको कलेक्ट करना है। लेकिन कोई ऐसा आदमी है जो पीछे बैठ के सिर्फ
क्या बोले, पानी का ड्रम ही भरता रहता है, या बर्तन साफ करता रहता है, या ये भी बताऊँ आपको कि साफ सफाई करता रहता है, झाड़ू निकालता है, चौकीदारी करता है, आपका चेक लेके जाता है, ऐसा जो आदमी है जो कस्टमर के साथ कुछ डीलिंग नहीं करता है, कोई भी आइटम नहीं बनाता, तो वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है। अगर आपकी होटल में कोई ऐसा आदमी आपने रखा है कि जो बैठ के सिर्फ सब्जी काट रहा है, तो वो भी डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि वो जितनी सब्जी काटेगा उतनी कस्टमर के पास जाती है, चाहे वो कस्टमर के पास नहीं जाता है खुद, वो अलग बात है, लेकिन वो डायरेक्ट मटेरियल उसको वहाँ पहुँचाता है, उसमें काम करता है, तो वो डायरेक्ट लेबर है। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर कौन है? जो चौकीदार है, अकाउंटेंट है, वो सब इनडायरेक्ट लेबर है। और ओवरहेड, ओवरहेड में क्या होता है? एक डायरेक्ट ओवरहेड, आप जितनी थालियाँ रखते हैं वो डायरेक्ट ओवरहेड है। तो ये थालियाँ आपको खरीद के रखनी पड़ेगी। समझो आपकी होटल की कैपेसिटी एक साथ 300 कस्टमर को बिठाने की है, तो 300 कस्टमर बिठाएंगे तो 100 थालियाँ एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी। 400 थालियाँ होगी तो आपने 400 थालियों का इन्वेस्टमेंट किया है, उसका ब्याज चढ़ता है, उसको घसारा लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है, तो वो एक इक्विपमेंट है, मटेरियल नहीं है, तो वो डायरेक्ट ओवरहेड में आएगा, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट है उसका उपयोग कस्टमर कर रहा है। लेकिन जितने भी आपके टेबल हैं, कुर्सी हैं, वो सभी का उपयोग कस्टमर कर रहा है, इसलिए वो डायरेक्ट ओवरहेड है। वो इक्विपमेंट कस्टमर यूज कर, लेकिन कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं जो यूज नहीं करे। जैसे आपके अंदर एक कोई कबाट है और कबाट में आपने सब सामान रखा है। कौन सा सामान रखा है? तो अपने खुद के कपड़े, आप कोई बाहर से आते हैं तो अपने लॉकर में रखते हैं, कामदार लोग आते हैं तो अपनी वो बैग या कुछ टिफिन है उसमें रखते हैं, ऐसा कोई कबाट पड़ा है। तो ये कबाट है, इसमें किसी भी चीज़ कस्टमर रिलेटेड नहीं है, फिर भी हमें रखनी पड़ती है कंपलसरी, तो ऐसी जो चीज़ है वो इनडायरेक्ट ओवरहेड में जाती है। तो हमें क्लासिफिकेशन आना चाहिए। तो ये जो मैं बता रहा था मोड ऑफ पेमेंट, ये भी एक ऐसी कंडीशन है। ठीक है, अभी इसमें जाता नहीं हो, 12:28 हो चुके हैं, तो आज मैं यहाँ अधूरा छोड़ता हूँ। मैं कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा था, इसमें मैंने सिर्फ 5 कंडीशन बताई थी। तो उसके बाद की जो कंडीशंस है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। मैंने आपको बेड वर्कमैनशिप बताया, डिले इन एग्जीक्यूशन वर्क बताया, स्लो प्रोग्रेस ऑफ वर्क का बताया था, अबेंडनमेंट बताया था, मतलब काम बंद कर दिया है, और मटेरियल सप्लाई की कंडीशन बताई थी। इसके बाद मैं मोड ऑफ पेमेंट की बात कर रहा था, तो उसमें भी मैंने इसे बता दिया है। जो सवाल था मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपको ये बेसिक आज मैं बताया है, तो एडवांस लेवल का सवाल आप समझ ही नहीं पाओगे, तो आपके पास से मैं आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब भी आप कुछ खरीदते हो तो आपको ये ख्याल रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट रखते हो तो पेमेंट की काफ़ी करें। एडवांस पेमेंट कितना होगा, बाद में कितना पेमेंट होना, बीच में कितना पेमेंट देना है, टैक्स कौन देगा, हफ्ता कौन भरेगा, कौन सी बैंक से देगा, कैश में देगा, चेक में देगा, इंडियन करेंसी होगी या रशियन करेंसी होगी या दुबई की करेंसी होगी, ये सब का सब लिखना पड़ता है। कुछ कभी कभी कुछ लोग फॉरेन जाते हैं, उसको बोलते हैं कि आपको 2 लाख रुपये पगार दूंगा महीने का, तो ठीक है। बाद में 2 लाख रुपये आप सोचते हैं कि चलो मैं भारत भेज देता हूँ, तो बोलते हैं कि 2 लाख में से आपको सिर्फ 40,000 रुपये भारत भेजने की छूट है, बाकी के 1,60,000 आपको मेरे देश में ही खर्च करने पड़ेंगे। ऐसा अगर वो बोलता है तो कमाने का क्या फायदा है? अगर फॉरेन में आप कहीं भी जाते हो तो आपको ये ख्याल रखना कि जितना भी पगार होगा, मेरा सब पगार मैं मेरे देश में भेजता हूँ, तो ही मुझे यहाँ रहना है, नहीं तो नहीं रहना है। कभी कभी कुछ कंपनियाँ होती है, देती हैं 2-3 लाख रुपये पगार देती हैं, आप लोग कहा 3 लाख रुपया, मेरे घर पे तो 36 लाख रुपये साल में आ जाएंगे, तो सब बहुत अच्छी गाड़ी खरीद लेंगे, बंगला खरीद लेंगे। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 3 लाख रुपये में से आपको छूट इतनी ही होती है। तो ये टर्म ऑफ पेमेंट कंडीशन देखनी होती है। जब भी कहीं भी जाओ आपको देखना है। आपको बता दूं, आप जब पहली नौकरी करने जाओगे आपको बोलेंगे कि आपको हम महीने का 25,000 रुपया पगार देंगे, आप खुश हो जाएंगे। पिताजी को बोलेंगे पप्पा 25,000 नौकरी मिलेगी, तो 25,000 का नौकरी आप आएगा, महीना पूरा होने के बाद तो आपके हाथ में 14,000 रुपये देंगे। 25,000 की बात, आपको 25,000 की बात हुई थी, लेकिन ये 14,000 ही हाथ में आएंगे। बाकी इसमें क्या है, आपके 4,000 रुपये हम यहाँ PF में रखते हैं, बाकी क्या आपका में डिपॉजिट रखते हैं। अगर आप आधी नौकरी छोड़ के चले गए तो क्या होगा, इसलिए आप अगर बाकी का पगार जो है आप 1 साल नौकरी पूरा करोगे बाद में ही देंगे, तब तक हमारे वहाँ जमा रहेगा, तो आप क्या करोगे?
14,000 की नौकरी है, बाकी का तो वो जमा करके रखा है। मैंने फेस किया है, मैंने नौकरी करने के वक्त ये वो देखा है। मेरा खुद का पगार इतना कम आता था और 4 साल का बॉन्ड था। 4 साल तक कंपनी ने पैसा जमा किया, 4 साल जमा हो गया, माना कंप्लीट हो गया, तो मैं दूसरे दिन 5वें साल शुरू हुआ गया कि भाई मेरा खत्म हो गया, इतना पैसा जमा हो दे दो, तो उसने 1 महीने में दे दिया। तो टर्म्स ऑफ पेमेंट देखना होता है। जब नौकरी मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। मुझे तो पता था कि वो काटने वाले हैं, फिर भी मैं गया था क्योंकि मुझे नौकरी की ज़रूरत थी। ठीक है, आपकी अटेंडेंस ले ली है, अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट का जो चैप्टर है मेरा टारगेट है कि नेक्स्ट वीक में ख़त्म करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में अगर चैप्टर खत्म हो जाता है तो हमारी एग्ज़ाम जो होगी तो उसमें से मैं पूरा का पूरा अच्छा तरह से आपको कुछ पूछ सकता हूँ। और आपको भी मुझे विश्वास है कि मैं आपको टेक्निकल चीज़ नहीं पढ़ाता हूँ इस बार, सब कुछ नॉन टेक्निकल है। बिजनेस कैसे करना है, आपको केस स्टडीज अलग अलग दिखाता हूँ, मनी कंट्रोल दिखाता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट सिखाता हूँ। आप जो भी सीखते हो, स्पीड कंट्रोल सीखते हो, स्ट्रेस ट्रेन सीखते हो, लेकिन ये सब सीखने के बाद आपको एक बात याद रखनी है कि आपको 1 साल के बाद पैसे कमाने हैं। अगर पैसे कमा पाए तो ही आपको सुख मिलेगा, लेकिन सुख पाने के लिए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जिसमें इंटरेस्ट है उसी में आप जाओ। अगर मैकेनिकल में इंटरेस्ट है तो मैकेनिकल में सब कुछ सीखो। ये मानता हूँ कि 6 महीने के अंदर आप 3 साल का कोर्स पूरा खत्म कर सकते हो। जो हम पढ़ाते हैं उतना ही मत पढ़ो, उसके सिवा भी जो कुछ भी पढ़ सकते हो पढ़ते रहो। ठीक है, यहाँ मैं क्लास खत्म करता हूँ। ऑल द बेस्ट। आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, या जाने से पहले मेरा हेलो लेक्चर देख सर। लें। हाँ बोलिए। સર એમાં એને આપણે જે ઓલા પાર્ટ્સ ખબર હે બધા મીન્સ ફોટો પાડીને મીન્સ મોકલ્યો હતો ને हाँ એમાં हाँ, તો ઈ લેબમાં જ કરવાનો છે ને? आपको फोटो भेजना है, वो फोटो आ जाएंगे, सबके आ जाएंगे। હા तो बाद में उसमें से हम कुछ सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में अगर उसकी फैक्ट्री डालनी है किसी भी पार्ट की, तो आप कितने में बना लोगे और मार्केट में कितने में मिलता है, इसकी कंपैरिजन हमें करनी है। समझो आपने एक चम्मच दिखाया, हमने बोला बहुत अच्छा, अब चम्मच बनाओ, तो चम्मच का सब ड्राइंग बनाएंगे। बाद में आपको सोचना है कि वो कौन से मशीन में बनेगा, कितने ऑपरेशन से बनेगा, 1 घंटे में कितने चम्मच बनेंगे, उसमें मटेरियल कॉस्ट कितना है, डायरेक्ट मटेरियल कितना है, इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट लेबर कितना है, इनडायरेक्ट लेबर कितना, कितना खर्चा एक चम्मच बनाने में होगा, वो आपको बनाना है। और इसके ऊपर आपको समझो कि 10% प्रॉफिट लेना है टैक्स निकाल के। तो मार्केट में एक चम्मच कितने में बेचोगे, तो आप बोलेंगे कि एक चम्मच में बेचूंगा 22 रुपये में, और मार्केट में तो 12 रुपये में मिलता है, तो आपका चम्मच कौन खरीदेगा भाई। ठीक है, तो आपको फिर से सोचना है। तो हम ये आपको बेचने के लिए नहीं बोलेंगे, बनाने के लिए भी नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको ये सोचना सिखाते हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके जाना चाहते हैं तो हमारे पास उसको डिज़ाइन से लेके मार्केट तक पहुंचाने का पूरा रास्ता दिमाग में क्लियर होना चाहिए। खर्चे वाला, वो खर्चे वाला पार्ट आपको सीखना है। इसलिए आपको मैंने बोला है कि आपके घर में जो भी चीज़ है इसके फोटो भेजो, इसमें जो भी चीज़ लगेगी आप बना सकेंगे उसके हम सिलेक्ट करके आपको देंगे। और कुछ? ठीक है, तो आप अपना लेक्चर का एक्सपीरियंस दीजिए, फीडबैक दीजिए, और ये लेक्चर अभी ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो भी लेक्चर है आपका उसमें आप जाइए। थैंक यू।